थैंक गॉड, वी डॉट। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको समझ में आ गया? अभी तक मैंने सेंटेंस पे कमांड लेने के लिए आपको एक चीज पे पहुंचा दिया, बोलो क्या? वी डॉट। यहां से आपकी शुरुआत होगी। मैं इसके दो पार्टीशन कर रहा हूं। कोई भी वर्ब दो तरह से स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है इससे पहले सब्जेक्ट हो, और हो सकता है इससे पहले सब्जेक्ट ना हो। मतलब दो तरह से शुरू हो सकता है सब्जेक्ट ना हो, और हो सकता है सब्जेक्ट। अगर मैंने इससे पहले सब्जेक्ट रखा तो ये वर्ब दो तरह से काम करना स्टार्ट करेगी, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसका एक पार्ट है टी और एक पार्ट है पी वी। और टी का मतलब मैं यहाँ दे रहा हूं आपको टाइम, और इसका मतलब दे रहा हूं मैं यहाँ आपको क्या? दो चीजें मैंने आपके सामने रख दी, टी बोले तो टाइम, वी बोले तो वाह। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी कि ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं? छोटा सा क्वेश्चन, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आप? कर्ता। कर्ता का मतलब जो काम करता है, ऐसा ही कहते हैं क्या? चलो मैं यहां आपके कहने से लिख देता हूं कि सर सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, और कर्ता का मतलब है भाई जो काम करता है। इज दैट क्लियर? जो काम करता है। अब मैं आपके सामने दो सेंटेंस दे दूं। मैंने कहा सोहन इज कुकिंग राइस। एक सेंटेंस मैंने ये दे दिया, सोहन इज कुकिंग राइस। एक सेंटेंस, राइस इज बीइंग कुक्ड। आपके सामने कितने सेंटेंस है? दो। कल आपकी और मेरी एक बात हुई थी, क्या आप रेस्पॉन्ड करोगे? जवाब दोगे? ऐसा था कि नहीं था? कल मैंने एक 1 आवर इसी चीज में खराब किया था। तो आप मुझे बताओ, आपके दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इधर सब्जेक्ट आपका क्या है बोलो, और इधर सब्जेक्ट क्या है? राइस। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कहां होता है? आगे होता है। लेकिन आपकी नजर में सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। मतलब ये दोनों ही सब्जेक्ट, सोहन भी सब्जेक्ट है और राइस है। मैं सोहन की तो फिर भी मान सकता हूं कि सोहन पकाने का काम कर सकता है, लेकिन क्या तुम अगर चावल को बोलोगे कि पका ले तो ये पका लेगा क्या? कॉमन सेंस की बात है। मतलब सोहन तो इस काम को करने में एक्टिव है, मतलब सक्रिय है। एक्टिव का मतलब सर आप एक्टिव नहीं हो क्लास में, मतलब एक्टिव का मतलब क्या हो गया? जो काम कर नहीं पा रहा है, मतलब सर जो काम कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, उसी को तो हम एक्टिव कहते हैं। और जो कर ही नहीं पा रहा है, ढीला ढाला बैठा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो पैसिव है, निष्क्रिय है। एम आई राइट? और तो सोहन तो इस काम को पका मतलब काम कर सकता है, तो कर सकता है, इसका मतलब ये सोहन काम करने वाला हो गया। और काम करने वाले को मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल देता हूं? वर्कर। लेकिन ये राइस इस काम को नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तो फिर मैं इसके लिए एक और नाम दे देता हूं, काम नहीं कर सकती, तो ये मेरे लिए हो गया बोले तो क्या? नॉन वर्कर। मतलब मेरे पास दो वर्ड हो गए, एक कौन सा और एक कौन सा? दो हो गए ना। वर्कर कौन? जो काम करेगा, और नॉन वर्कर जो काम नहीं करेगा। चलो वापस से मुझे बोलो, अब ये जो वर्कर आपने लिखा है, ये काम करने में बोलो क्या है आपका? एक्टिव है। और जो काम नहीं कर रहा है बोले तो वो आपका क्या है बोलो? पैसिव। आपने सुना होगा कि मेरी पैसिव इनकम आ रही है। पैसिव इनकम कब आती है? जब आप खुद इन्वॉल्व नहीं है और आपने कोई सिस्टम तैयार कर दिया, अब आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, पैसा आ रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? मतलब आप काम नहीं कर रहे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैसिव कहते हैं। और जो काम कर रहा है एक्टिव है। अब जैसे टीचिंग लाइन है, इसमें मैं खुद एक्टिव हूं, मैं पढ़ाऊंगा तो पैसा आएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? कुछ लोग ऐसे जिन्होंने, जैसे अंबानी की बात करें, तो उसने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया कि वो काम नहीं भी करेगा तो भी उसका काम चलेगा, उसने सिस्टम बना दिया। एम आई राइट और क्या उसको काम करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो कहने का मतलब आपकी दो प्रोसेस हो गई, एक एक्टिव और एक। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने सब्जेक्ट तो कर्ता को बोला, यानी जो काम करता है, इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये आपके हिसाब से सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन में नहीं आ रहा। अब अगर ये सब्जेक्ट नहीं है और मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट है, दुनिया की कोई ताकत इसको सब्जेक्ट होने से नहीं रोक सकती, तो ये क्या दिक्कत है? तो यहां समझने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता ही नहीं है। सब्जेक्ट आप मेल, मेल उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, वहां मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है? नहीं, विषय होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है टॉपिक। ये गाइस आज किस सब्जेक्ट पे हम बात करें, किस टॉपिक पे हम बात करें? सब्जेक्ट का मतलब होता है आधार, सब्जेक्ट का मतलब होता है बेस, सब्जेक्ट का मतलब है संदर्भ, सब्जेक्ट का मतलब है टॉपिक। आप जो एप्लीकेशन लिखते हो उसमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि नहीं? तो क्या वहां विषय लिखते हो आप? वहां सब्जेक्ट लिखते हो, इसका मतलब
आप टॉपिक लिखते हो, क्या लिखते हो कि ये एप्लीकेशन किस टॉपिक पे है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने सेंटेंस किसको बोला बताओ आप? तो वो जो सेंटेंस था, मतलब वो आपकी जो वर्ब थी, वो वर्ब किस टॉपिक पे थी? वो टॉपिक यहां जो मैं लिख रहा हूं, वो टॉपिक जो मैंने यहां लिखा, वही टॉपिक आपका किस नाम से पुकारा जाएगा बोलो? चाहे भले वो काम करे और या भले वो काम ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोहन और राइस दोनों इन वर्ब के बोले क्या हो गए? सब्जेक्ट, मतलब आधार हो गए, बेस हो गए। एम आई राइट और? अब भले काम करे या ना करे, लेकिन मेरे लिए क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन जिस चीज को वर्ब से पहले रखा जाता है, जिस चीज को किससे पहले रखा जाता है? वर्ब से पहले रखा जाता है, आगे चल करके मैं आपको समझाऊंगा, उसको वॉइस के नाम से पुकारते हैं। मतलब वॉइस, वॉइस का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा मतलब अलग इन डेप्थ जाऊं, मतलब वाच्य, मतलब जिसका बोलवाला है, जो प्रधान है, जो डोमिनेंट रोल में होता है। तो यहां अगर देखा जाए तो डोमिनेंट रोल में कौन है? सोहन क्या है आपका? बोलते चलो, सोहन क्या है आपका? वर्कर को आप क्या कह रहे हैं? तो यहाँ डोमिनेंट वर्कर है, मतलब वर्कर मतलब एक्टिव डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट को हम किस नाम से पुकारेंगे बोलो? वॉइस। और इस नीचे वाले में डोमिनेंट राइस था, राइस बोले तो कौन? नॉन वर्कर मतलब पैसिव। इसका मतलब ये सेंटेंस दो डायरेक्शन में चला गया, एक्टिव वॉइस और। तो आगे चल करके आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ये डिसाइड करेगा कि आपका सेंटेंस एक्टिव में जाएगा या पैसिव में जाएगा। वर्ब से पहले आने वाली नाउन सब्जेक्ट होगी, इसमें कतई कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर तुम आज भी, मतलब इस दौर में भी अगर आप मोटी बुद्धि से एक ही चीज लेके चलते हो कि सब्जेक्ट मतलब करता होता है, तो आगे चल करके एक्टिव और पैसिव वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें एरर फाइंड नहीं कर पाओगे। मतलब if your sentence is going to be started with non worker, then what have you to do? You have to use passive patterns. अगर आपका सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है तो यू हैव टू यूज एक्टिव पैटर्न। और ये दोनों आपको बराबर सीखने पड़ेंगे कि मुझे पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव में होगा तो पैटर्न क्या होगा, और पैसिव में होगा तो पैटर्न क्या होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि वो उस सेंटेंस में वर्कर है या नॉन वर्कर है, मतलब उस एक्शन में इन्वॉल्व है क्या, वो एक्टिव है क्या, तो एक्टिव, और इन्वॉल्व नहीं है तो वो पैसिव है। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ब दे दी आपको, मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक वर्ब है। अब इस टीच से पहले मैं जो मर्जी नाउन रखना चाहूं वो रख सकता हूं, लेकिन वो नाउन वर्कर है तो फॉर्मेट एक्टिव में जाएगा, और नॉन वर्कर है तो पैसिव में। इसका मतलब सेंटेंस की वर्ब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में कन्वर्ट की जा सकती है अकॉर्डिंगली। इज दैट क्लियर और नॉट? बट डिपेंड करता है कि आप उससे पहले क्या रख रहे हो, वर्कर रख रहे हो या। तो आज के बाद जो वर्ब से पहले आएगा उसे ग्रामेटिकली सब्जेक्ट बोल सकते हो, लेकिन मेंटली आपको अंदर से ये समझना है कि वो वर्कर है या। मतलब तुम्हारा अगर ये डाउट रहेगा हमेशा कि सर मैं तो इसको ये देखूंगा ये वर्कर है या, तब तो आप खेल जाओगे। अगर आप उसको हमेशा मोटी बुद्धि से वही किताबों वाले डर्रे से चलोगे कि सब्जेक्ट है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट द एरर इज गिवन इन द सेंटेंस। अंडरस्टैंड कि वो एक्टिव में जाएगा या पैसिव में जाएगा। तो चलो खैर, ये सारी एक प्रोसेस हो गई। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, एक बार इसको मैं मिटा, वो बाद की बात है लेकिन वो पीछे गया, हम बात कर रहे हैं आगे की। सब्जेक्ट हमेशा आगे होता है, इज दैट क्लियर? और सब्जेक्ट एक ग्रामेटिकल प्रोसेस है, इसको समझो। सब्जेक्ट एक क्या है? ग्रामेटिकल प्रोसेस है। जैसे मैं कह रहा हूं यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तो जो काम कर रहा है इसमें वो पीछे है, और जो पीछे वर्ब के बाद जो नाउन होती है उसे ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन मेंटली वो वर्कर है, मतलब वो इन्वॉल्व है, काम तो उसी के द्वारा हो रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। बस वर्कर को रखना आगे चाहिए था, रख पीछे दिया। नॉन वर्कर को रखना पीछे चाहिए था, रख कहां दिया? आगे। तो तुम वर्कर नॉन वर्कर को कहीं भी रखो, लेकिन सेंटेंस की पहचान उससे होगी जो आगे है। आगे कौन बैठाया? नहीं समझे? आपको राइस को सब्जेक्ट ही बोलना है, जो आगे उसको सब्जेक्ट ही बोलना है, क्योंकि वो सेंटेंस का बेस हो गया, आधार हो गया। लेकिन वो राइस एग्जैक्टली है क्या? नॉन वर्कर। उस सेंटेंस का ऑथेंटिक ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमेशा वर्ब से आने वाली चीज को क्या कहोगे? पहले आने वाली चीज को सब्जेक्ट कहोगे, चाहे वो वर्कर है चाहे वो नॉन वर्कर है। तभी तो पैसिव वॉइस में ये रायता फैलाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तुम कौन होते हो जो बना दोगे? तुम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख सकते हो, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट की जगह रख सकते हो, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जगह पे रख सकते हो, उसका नाम ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, काम थोड़ी बदलेगा। मैं अगर कह रहा हूं आई एम टीचिंग, तो यहां भी पढ़ाई में ही रहा हूं, और अगर मैं कहूं यू आर बीइंग टॉट बाय मी, तो भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। अब चाहे आपने आई को आगे रखा, चाहे आई को आपने पीछे, काम तो मैं ही कर रहा हूं। यहाँ एम आई राइट हो रहा हूं, बस इतना फर्क है। तो अब आपका एक दिमाग काम करना चाहिए कि सर ग्रामेटिकली तो मैं उसको सब्जेक्ट ही कहूंगा, वॉट एवर वो कुछ भी हो, लेकिन मेरी प्रोसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, मतलब एक टाइम और एक क्या। अब मैं ये जानना चाहता हूं ये टाइम क्यों, सब्जेक्ट का टाइम से क्या कनेक्शन है। अगर आप वर्ब के साथ सब्जेक्ट एडजस्ट करते हो ना, तो वो सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा टाइम। मैं जब तक यहाँ नहीं आया तब तक आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं लगी। अगर वो इंग्लिश की क्लास मुझे लेनी है तो वो बात अलग है कि मैं ना आऊं कल को और दूसरा टीचर आए वो दूसरा लेगा, लेकिन लेगा तो टीचर ही ना इंग्लिश की क्लास। एम आई राइट और रॉन्ग? तो टीचर अवेलेबल है उस सेक्शन के लिए, तो वो काम का टाइम डिसाइड होगा। उसका सब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो उसका टाइम डिसाइड। आपकी इंग्लिश की क्लास चल ही नहीं रही, आपके घर वाले पूछे कि बेटा ये काम, मतलब तेरा इंग्लिश का कोर्स कितने दिन में खत्म हो जाएगा, आप टाइम बता सकते? चलो छोड़ो, आपने एक प्लाट लिया, प्लाट ले लिया, अब आपको उस पर मकान बनाने हैं, आपको वर्कर नहीं मिल रहे, मजदूर नहीं मिल रहे, मकान कब बन जाएगा, कितने दिन में बन जाएगा, घर वाले आपसे पूछे, आप टाइम बता पाओगे? क्योंकि आपको कौन नहीं मिल रहे, वर्कर्स नहीं मिल रहे। एम आई राइट हो? आपको बनाने 20 कमरे और मिला एक ही आदमी, समय उतना ही लगेगा, मतलब उसी हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में लगेगा। आपको मिल गए 50 आदमी, कमरा बनाना है एक। समझो मेरी बात को, इसका मतलब टाइम कौन डिसाइड कर रहा है? जो वर्ब के साथ सब्जेक्ट है वही तो डिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर? तो आगे मेरा एक सबसे अच्छा पॉइंट है जो काम आएगा। अभी आपने क्लास नहीं ली है मेरी प्रॉपर, अभी आप ले रहे हो, 4 दिन बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन इन दो बच्चों ने क्लास ली, मैंने 5 वैल्यूज में इनको बहुत सारी चीजें सिखाई। सिर्फ कितनी वैल्यूज में? 5 वैल्यूज, बहुत आसान। और इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ पढ़ा होगा। एम आई राइट? लेकिन मेरे कुछ स्पेशल कोड है जो आपको ध्यान रखना है किताबों से हटके। पहला कोड वर्कर और नॉन वर्कर याद रखना है कि सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन में वर्कर और किसे करूंगा? नॉन वर्कर। जैसे मैं कहूं दिवाली सेलिब्रेटेड, क्या है दिवाली? एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, नॉन वर्कर है। नॉन वर्कर है मतलब तुरंत समझ जाओ सेंटेंस किस में जाएगा? पैसिव में जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक्टिव में जाएगा कौन सा कोड लगेगा, पैसिव में जाएगा कौन सा कोड लगेगा। नो टेंस, कोई लफड़ा नहीं, कोई रूल्स नहीं, सीधे कोड पे काम करेंगे। तो पहला कोड हो गया वर्कर नॉन वर्कर, और दूसरा कोड हो गया टाइम। मतलब तुम्हें यह पता होना चाहिए, कल को मैं पूछूं कि टाइम क्या चीज है, तो बोलोगे सब्जेक्ट के साथ रखी हुई वर्ब टाइम बताने का काम करती है। डेट्स इनफ, खत्म। इतना ही बोलना है बस। बोलो दोबारा से, क्या बोलोगे? सब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब किसका काम करेगी? टाइम का काम करेगी। अब ये दोनों चीजें जब मिलेंगी, कौन कौन सी बोलो? टाइम एंड वर्ब। तो एक नई चीज पैदा होगी जिसका नाम है, बोलो क्या? टेंस। ध्यान रहे ये जो टाइम है ये वाला टाइम नहीं है। बोलो कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और 1 बजे 2 बजे वाला टाइम नहीं है, ये वाला टाइम है। और ये वाला जो टाइम है ये नहीं है, ये बोलो क्या? टेंस। तो कल को मेरे मुंह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर निकले तो ये मत समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ, टेंस। ये टेंस है ही नहीं, ये यूनिवर्सल वर्ड है। मतलब ये डायनासोर के टाइम में भी थे जब ग्रामर नहीं थी, थे कि नहीं थे? मतलब डायनासोर के लिए हम फ्यूचर थे और आज हमारे लिए डायनासोर पास्ट है। मैं अगर हिंदी का भी टीचर होऊंगा ना, तब भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ बेटा फ्यूचर को क्या, फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? एम आई राइडर हो? तो ये कई बार क्या है, कुछ बच्चों की साइकोलॉजी होती है, अब प्रेजेंट पास्ट का नाम आते ही गुरुजी टेंस पढ़ा रहे हो, ये टेंस मत समझना आज से प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये केवल टाइम वर्ड है। क्या ये? यूनिवर्सल वर्ड है, टाइम वर्ड है, इनको हम ये नहीं कहेंगे। बोलो क्या? हाँ, लेकिन ये दो चीजें जब मिलेंगी तो ये चीज निकल के आएगी। बोलो क्या? मतलब टेंस कॉम्बिनेशन है किसका? टाइम और वर्ब का। इज दैट क्लियर और नॉट? ये टेंस वो चीज, वो प्रोसेस जहां टीचर आपको दुनिया भर के रूल सिखाता है, हेल्पिंग ऑफ का यूज बताता है, सेकंड फॉर्म लगाना सिखाता है, थर्ड फोर्थ फाइव, ये सारे रायते आपको इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें? और ये बेचारा पैदा होता है किससे? और ये किसकी वजह से आता है? और सब्जेक्ट ही ना हो तो क्या नहीं होगा? टाइम नहीं हुआ तो क्या नहीं बन पाएगा?
क्या नहीं बन पाएंगे, ना होगी, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, वो सेंटेंस बेचारा फिर वर्ब की किस फॉर्म से स्टार्ट होगा, कोई झंझट नहीं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। चलो मैं एक चीज पूछता हूं, आपको इंग्लिश पढ़ना सबको आती है, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस, शी वॉज गोइंग देयर, पढ़ो तो, बिना सब्जेक्ट के पढ़ के बताओ एक बार इसको, अरे बोलो, सी गोइंग देयर, हाँ बिना सब्जेक्ट के वॉज गोइंग देयर होना चाहिए, एम आई राइट, आर यू श्योर? गजब बेइज्जती, मैंने बोला बिना सब्जेक्ट, और यहां समझाया मैंने ये चीज नहीं होती, बोलो क्या, पहले तो आप खोलो, थोड़ा अंदर से बाहर आओ, निकलो, आप शर्माओ मत मुझसे, मैं कोई किसी दूसरे मतलब ग्रह से नहीं आया हूं, ठीक है, और मैं बता रहा हूं कि मेरे इतने एक्सपीरियंस रहे हैं स्टूडेंट, आप अभी तो यहाँ फिर भी बच्चे कम हैं, सारे मुंह फट हो जाते हैं 10-15 दिन बाद, तुम सब बहुत अच्छे से कंफर्टेबली, अभी आप हो सकता है 2-4 दिन मुझे को समझने में मतलब आपको लग जाए, लेकिन आप जब समझ जाओगे मेरे साथ बहुत बढ़िया तरीके से खुल के पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, मुझे आपका नेचर नहीं पता, आपको मेरा नेचर नहीं पता, एम आई राइट और रॉन्ग, लेकिन आप रेस्पॉन्ड तो कर ही सकते हैं स्टार्टिंग में एक दो दिन, प्लीज डू इट, एक ह्यूमन मतलब आपको कहते हैं ना वो नेचर थोड़ा लेके आओ यार, मैंने कहा बिना सब्जेक्ट की ये चीज नहीं, हाँ ना करो, पहले यहां करो हाँ या ना, बिना टाइम के क्या नहीं, बिना टेंस के ना क्या होगी, तो सबसे पहले तो बिना सब्जेक्ट के ये खत्म, बोलो क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब खत्म तो फॉर्म खत्म, मतलब आईएनजी, और मैंने कहा ऐसा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, मतलब आपका इतना ही बचना चाहिए था, बोलो क्या, मैंने यहां समझाया प्रोसेस को, मैंने यहां पूछा, ये आधा मीटर डिस्टेंस नहीं, और तुम भूल गए कि यहां मैंने क्या बताया और वहां मैंने क्या पूछा, तुम बस पढ़ रहे हो बिना सब्जेक्ट के पढ़ना है, मैं आपसे वैसे थोड़ी पूछ रहा था कि तुम्हें सच में पढ़ना आता है कि नहीं आता, अब समझो, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, यहां क्या लिखा मैंने, ये ये दोनों पोर्शन किससे निकल के आए, बोलो ये सुन लो, मैं अगर आपको टेंस पढ़ाता हूं, तो मैं 10 दिन भी पढ़ाऊं तो भी मैं गारंटी नहीं देता कि तुम्हें टेंस समझ में आएंगे, लेकिन अगर आपने टाइम एंड वर्ब पढ़ा, इसको तरीके से समझा, तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हें वो टेंस वाला फंडा समझ में आएगा, और इसके जैसे छोटे मोटे टॉपिक कितने समझ में आ जाएंगे, मतलब हमारी आज की जो क्लास है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई, वो शुरू होगी आपके इस मैनेजमेंट से, बोले तो टाइम एंड वर्ब, मतलब हम ये नहीं पढ़े, हम सीखेंगे, बोलो क्या, टाइम एंड वर्ब। अब आप मुझे बताओ ये प्रोसेस कहां से शुरू हुई, क्या मैं यहां लिख दूं, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मुझे, वर्ब, वर्ब से पहले मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, बोलो सब्जेक्ट, हाँ या ना, अब इस सब्जेक्ट के लिखने के बाद ये वर्ब कितने पार्ट्स में मुझे डिवाइड करनी चाहिए, दो, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, वी यानी कि वर्ब, अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए टाइम एंड वर्ब का, तो आपका ये खर्चा होगा, कर सकते हो कितने रुपए का, 25 रुपए, मतलब ये प्रोसेस क्या चाहती है हमसे, ये कह रही है कि टाइम की 2 फॉर्म और वर्ब की टोटल फॉर्म होती है कितनी, 5, मतलब टाइम 2 फॉर्म में, T2, टी वी रोमन संख्या का, रोमन नंबर्स में 5 होता है, एम आई राइट और रॉन्ग, तो टाइम की 2 फॉर्म और वर्ब की 5 फॉर्म, टाइम की जो 2 फॉर्म है उनको मैं यहां लिख रहा हूं, बोले तो एक फर्स्ट और एक सेकेंड, अब आप मेरे साथ बोलना, जरूर बोलना, ठीक है प्लीज, सेंटेंस की शुरुआत आपकी किससे हो रही है, सब्जेक्ट क्या चाहता है अपनी बात, मैंने कहा ना ये चीज भूलनी नहीं है तुम्हें, मैं कभी भी पूछूं कि व्हाट इज, ऐसी क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो सब्जेक्ट के बाद आपको देखनी है, टाइम, टाइम शब्द बोलना आप आज से रट लो, मतलब T4 और ये किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, तो फिर से बोलो कि सब्जेक्ट की सेंटेंस आपका किससे शुरू हुआ, उसके बाद वाली चीज, बेचारे की कितनी फॉर्म, एक, फर्स्ट और एक, मजा नहीं आया, वापस सेंटेंस कैसे शुरू कर रहे हो, उसके बाद क्या चाहिए, कितने तरह का, एक फर्स्ट और एक, मतलब जब जब सेंटेंस किससे शुरू होगा, उसके बाद या तो फॉर्म आएगी, बोलो या तो फॉर्म आएगी, और या आएगी, ना कभी आएगी, ना कभी आएगी, और ना कभी आएगी, ये तीनों फॉर्म कभी सब्जेक्ट के बाद नहीं आएंगी,
और आएंगी तो क्या कहलाएंगी? आप मोबाइल एडिक्टेड हो, 4 दिन दे दो प्लीज। कितने दिन? 4 डेज मांग रहा हूं मैं आपसे। तो कैसे समझेंगे हम इसको? मान लो मैंने आपको एक सब्जेक्ट दिया आई, और आई के साथ मैंने गो, आई के साथ मैंने वेंट, आई के साथ मैंने गॉन, आई के साथ मैंने गॉन लिया, आई के साथ मैंने गोइंग, ठीक है, आई के साथ मैंने टू। आप इसको समझो। अरे भाई ठीक है, ये 5 फॉर्म होती हैं आपकी, एक फर्स्ट, एक सेकंड, थर्ड, 4 और 5। आज से 2 वाली को 5 कहेंगे आप, बहुत छोटी सी बात है। आईएनजी वाली को 4 कहेंगे। फर्स्ट फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, बोले तो एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इज दैट क्लियर? अब आप नंबर करो, इन पे नंबर डालो। ये कौन सी फॉर्म हो गई? शाबाश। ये 4 और ये 5, मैंने वही फॉर्म लिखी है जो तुम्हें पता है कि सर ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है, गो एंड गॉन। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट के बाद वाली जो वर्ब है वो क्या चाहती है? टाइम। और टाइम की 2 फॉर्म होती है, एक फर्स्ट और एक, मतलब या तो ये सही है और या ये सही है। अगर ये तीनों फॉर्म में से कोई भी आई सब्जेक्ट के बाद, तो आपका वो सेंटेंस इसके खाते में जाएगा। बोलो किसके खाते में? एरर के खाते में जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या आपके बात समझ में आ गई? फिर से बोल रहा हूं, आपका सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट के बाद आपका टारगेट क्या है? टाइम की कितनी फॉर्म है? एक और एक सेकंड। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद टारगेट करना है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख रहा हूं। सबसे पहले ये आपका एक सेंटेंस है, ये बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेंटेंस का सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखो, बताओ मुझे क्या है? सब्जेक्ट है दिस सिचुएशन, एम आई राइट? और आप जब तक आगे चलते जाओ जब तक आपको वर्ब ना दिखे। प्रोबेबली वर्ब नहीं है, इतना तो हर कोई जानता है, प्रोबेबली एक एडवर्ब। आपकी वर्ब है ये, बोलो यस। मैंने आईएनजी को बोलो कौन सी फॉर्म बताया है? सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी उस वर्ब का काम बोलो क्या बताना है? और टाइम की 2 फॉर्म है, एक फर्स्ट और एक, ये वर्ब ना फर्स्ट है ना सेकंड, इसका मतलब ये 100 बातों की एक बात आपका बोलो क्या है? डू नॉट ट्रांसलेट द सेंटेंस। आप उसको ट्रांसलेट मत करो। अगर आप उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे और पूरा पढ़ोगे, आप जल्दी से एरर फाइंड ही नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको जैसे गाइड करूं आप वैसे सेंटेंसेस को देखना स्टार्ट करना, आपको एरर फटाफट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। चलेगा आप लोगों को? मैं अगला एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया? एक अगला सेंटेंस, सेंटेंस किससे शुरू हुआ? प्रिंसिपल। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? इंट्रोड्यूसिंग। ये आपकी आईएनजी फॉर्म, मतलब कौन सी फॉर्म है? आप समझ गए, इसमें टाइम होना चाहिए, मतलब टाइम नहीं है तो ये किसके खाते में गया? ये क्वेश्चन आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट शिफ्ट 13/2/2011 में पूछा हुआ, मतलब कितने साल पहले पूछा गया है क्वेश्चन? 15 हो गए क्या? 15 ईयर्स हो गए, राइट? कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन फिर देखो, तारीख याद रखना कितनी है, किस में आया, ठीक है। इधर देखो एक और सेंटेंस, एज सुन एज आई गेट। सब्जेक्ट है, अरे हाँ जी तो करो, सब्जेक्ट है, और ये आपकी क्या है? वर्ब है। बोले तो वर्ब में भी कौन सी फॉर्म है? बोले तो आप इसको एरर कहोगे या नहीं कहोगे? 100 बातों की एक बात, ये आपके किसके खाते में गई? एरर। मतलब सेम कॉन्सेप्ट के कितने क्वेश्चन, कितनी तारीख को आया, किस में आया, मतलब सेम एग्जाम में सेम कॉन्सेप्ट के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। कट ऑफ बताऊं आपको, SC ST की 2.5 नंबर, मतलब उस समय 2.5 नंबर जिसके आ जाते थे, 3 नंबर जिसके आ जाते थे, वो बैंक में पीओ बन जाता था। जनरल की 7 नंबर, 8 नंबर ऐसी कट ऑफ जाती थी। ओवरऑल 35 नंबर, 37 नंबर। सीधे 2 क्वेश्चन तो सेम कॉन्सेप्ट के हैं। अब आप मुझे बताओ सच में
आप अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हैं तो क्या आपने कभी किसी सेंटेंस को पढ़ते समय, बोलते समय यह ध्यान रखा कि मुझे सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए? ध्यान दिया? नहीं। बस इसी को कहते हैं नब्ज। उसको नब्ज पता है कि स्टूडेंट को क्या आता है, क्या नहीं आता, मुझे कौन से क्वेश्चंस पढ़ते सब है इंग्लिश, उसके बावजूद भी बच्चों की अप्रोच वहां तक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। पर ये आप ही नहीं हो, कितने सारे, मैं 2011 से कंपटीशन लाइन में हूं, मैंने कितने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, कितनी बार मैंने ये चीज उनसे पूछी होगी। भाई ग्रामर तो ग्रामर है, मैं बदल नहीं सकता, क्वेश्चंस को कैसे बदल दूंगा, जो आया है वो तो आया ही है। आप अगर 5 साल बाद भी मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो भी मैं इस कॉन्सेप्ट का कोई दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये रिमूव कर दूंगा तो एम आई राइट और रॉन्ग? कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन फिर भी मतलब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, जबकि हम कितने ही साल मतलब देते हैं। कितने बच्चों से पूछा, नहीं सर ये तो मेरे को पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। अभी तो 2 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। सेंटेंस स्टार्ट हुआ बस वेटिंग से। कॉरपोरेशन बैंक वाले ने 4 महीने बाद सेंट्रल बैंक वाले को कॉपी करा। बोले हम भी पूछेंगे, नेतागिरी कर रहे हो बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो इसने भी पूछा, कॉरपोरेशन बैंक ने 4 महीने बाद, सेम कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, मतलब कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म का एरर। मतलब 100 बातों की एक बात आपको समझ आ गई, क्या हो गया? एरर हो गया। कॉरपोरेशन बैंक बोला तुम 2 पूछे थे ना, हम भी कितने पूछेंगे? वही 12 से 2011 को कॉर्पोरेशन बैंक लाइव चल रही है, मतलब रिकॉर्ड हो रही है, घर जाके स्क्रीनशॉट लेके गूगल सर्च कर लेना, चैट जीपीटी वगैरह सब बता देते हैं। चैट जीपीटी पे फिर भी भरोसा नहीं, गूगल पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो लिखा जाएगा इस एग्जाम में ये कभी पूछा गया। इज दैट क्लियर? मतलब 2 क्वेश्चन, सब्जेक्ट के बाद फिर से वही फोर्थ फॉर्म, मतलब फिर से एरर। इसके बाद भगवान जाने ये कभी एग्जाम हुए नहीं हुए, या मैं देख पाया नहीं देख पाया, सीजीएल को भनक लग गई, ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में। 2016 में ये भी पूछ लिया, बोले तो आ जाओ भैया हम पूछेंगे, बोले तो यू के बाद सीधा इसने क्या दे दिया, कॉपी। अब इस बार इसने मतलब खेल खेला है। उसने देखा कि इस बच्चों को ये पता चल गया होगा अब तक तो कि सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हम जैसे मास्टर भरे पड़े हैं ना, अपन ऐसे छाट छाट की चीजें लेके आते हैं और बताते हैं, आया ना, तो उसको समझ में आया चलो खेलते हैं टीचर्स के साथ। वो बच्चों को ये पढ़ाएगा कि सब्जेक्ट के बाद आईएनजी, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको देखोगे और एरर बताओगे 2 में, जबकि एरर इसमें है ही नहीं। सेंटेंस में लग रहा है पीछे क्या, क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, आप हमेशा से जो फॉर्मूला आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा वो ये पढ़ाया होगा कि भैया पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बोलो हाँ या ना? ये दुनिया का एक ऐसा मतलब फॉर्मूला है जो सबको रटा हुआ है। एम आई राइट? सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमेशा से हम किसको रखते आए? सब्जेक्ट को। मतलब सब्जेक्ट का रोल नंबर क्या है? एक तरह से ये फर्स्ट हो गया। और हेल्पिंग वर्ब का रोल नंबर क्या है? तो ये जो काउंटिंग है 1 और 2 की, ये सही काउंटिंग है। मतलब शुरुआत ऐसे होनी चाहिए, 1 2 2 है ना, ऐसे 2 3 वगैरह। तो जब आपको लगे कि सर मेरी काउंटिंग 1 2 से स्टार्ट हो रही है, तो आप इसमें फुल स्टॉप लगा, ठीक है। अगर मैं शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर दूं, उल्टी शुरुआत, और फिर सब्जेक्ट करूं, मतलब जो रोल नंबर 2 था वो यहां है और रोल नंबर जो 1 था वो यहां है। अब ये पैटर्न हो गया 21। जैसे ही आपको ये उल्टा पैटर्न दिखे 21, आप उस सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना। आप मुझसे बोलो सर गिनती बोलो, मैं बोलता हूं 1 2 3, कोई ऑब्जेक्शन। मैं बोलता हूं 2 1 3, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्शन, सर गिनती तो 1 से स्टार्ट होती है, 2 से नहीं। मतलब 21, तो 21 क्वेश्चन मार्क लेता है। और 21 बनाने के लिए आपके पास पहले क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब मेरे लिए, मतलब यहां जो देखने वाली चीज है वो क्या है? और क्वेश्चन मार्क दिखते ही तुरंत आपके दिमाग में ये पैटर्न आना चाहिए, कौन सा वाला? 21। इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब इसका रोल नंबर कितना हो गया? 1। इसका मतलब पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट चाहिए, बोलो कौन सा वाला? 21। किसके लिए? क्वेश्चन मार्क के लिए। अगर मैं इसमें से आईएनजी हटा भी दूंगा ना,
तभी स्लैश के पहले 21 पैटर्न नहीं बनेगा, मतलब एरर दो जगह बनेगा, और जबकि एरर सिर्फ एक जगह। ये जो पार्टीशन दे रखे हैं, ये पार्टीशन क्यों देता है सबको पता है, पार्टीशन इसलिए देता है पता चल जाए कि कौन सी पर्टिकुलर जगह पे तुम्हें गड़बड़ लग रही है। तो आप कहेंगे कि सर मैं इसको 21 करूंगा, और जब मैं इसको 21 करूंगा तो मैं रोल नंबर 2 के रूप में कोई ना कोई यहां ये ले रहा हूँ, बोलो क्या, हेल्पिंग। तो मैं ऐसी हेल्पिंग वर्ब लूंगा जो आईएनजी को सिग्नल दे दे, ओके कर दे, बोले तो ठीक। ये हम आगे सीखेंगे। मतलब इधर एरर इस पोर्शन में, इस पोर्शन में नहीं। सीजीएल 2016, फिर इसने सीजीएल ने तो हद ही कर दी, मतलब ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए। 2015 में पहले पूछा, 2016 में बाद में, एसआई के एग्जाम में इसने द फुल मून अपीयरिंग, सब्जेक्ट के बाद अपीयरिंग दिख रहा है, कौन सी फॉर्म है, फोर। कुछ नहीं है, बच्चों वाला खेल लगेगा, आप ही को लगेगा सर क्या बेवकूफी चल रही है, बस 100 बातों की एक बात आपको समझ आ जाना चाहिए, क्या हो गया बोलो, एरर। इसके बाद आगे बढ़े, फिर से इसने सीजीएल ने 2019 में क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस बार इसने सब्जेक्ट के बाद वर्ब ली, कौन सी बोलो, थर्ड। और हमें तो तीनों फॉर्म दिमाग में रख के चलनी है, एक थर्ड, एक फोर, एक फिफ्थ, जो सब्जेक्ट के बाद आती, ना ना आती हैं, आती है नहीं आती, अगर आती है तो वो एरर है, ठीक है। ढूंढना क्या होता है, एरर है, मतलब आती है तो एरर क्या ढूंढोगे उसमें, वो एरर है। अब इस नजरिए से देखो, उधर किताबी ज्ञान से बाहर निकलो, आती तेरा आ रही रे, ठीक है, निकलो उससे बाहर। अब समझो, सब्जेक्ट के बाद ये कौन सी फॉर्म है, एरर। डू, डज, फर्स्ट, डिड और डन एरर है, मतलब कौन से पोर्शन में, सी पोर्शन। एक तो कुछ हवन ववन करवाओ इस बोर्ड के लिए, इसका शुद्धिकरण हो, ताकि ये कुछ होश में आए और कुछ काम ढंग से करे। हाँ यार, 2019 के बाद सीएचएसएल में पूछा गया सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 2020 में। इस बार आपका यहाँ सब्जेक्ट थोड़ा उसने बड़ा कर दिया, मतलब प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर के एक यूनिट दे दी, थोड़ा मतलब बच्चों को कंफ्यूजन हो, क्योंकि जो छोटे मोटे गरीब बच्चे होते हैं ना, कमजोर इंग्लिश में, जो राम राम नाम लेकर के इधर उधर पास होते हैं, वो कंफ्यूजिया जाते हैं, मतलब कहाँ है वो, अजीब सा, मतलब समझना मेरी बात है, बहुत छोटी छोटी चीजों में दिक्कत होती है, आपको भी वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी, वेट एंड वॉच। अभी मैं फर्स्ट डे तो ऐसा नहीं कर सकता ना, आपसे कुछ पूछूं, एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, 15-20 दिन बाद फिर पता चलेगा सर बैंड बजी हुई इंग्लिश की, दो चार शब्द आना और बोल लेना, सब कुछ नहीं है, कंपटीशन के हिसाब से, समझे कि नहीं समझे। बहुत कुछ है जो तुम्हें लगेगा सर सब कुछ ही नया पड़ा है, कंपटीशन इसे कहते हैं। फिलहाल इतना देखो, क्या ये फोर्थ फॉर्म है, आपको समझ आई कि नहीं आई, और ये किसके खेत मतलब खाते में गई, बोलो, एरर। कब पूछा, इसने फिर सांस ही नहीं ली, इसको ऐसी मतलब अकल आगे ठिकाने, सीजीएल में फिर 2021 में पूछा, बोला ना छोड़ू। सब्जेक्ट के बाद यहाँ कौन सी फॉर्म, सेकंड, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म। लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा नाटक करा, इसने छोटे छोटे दो सेंटेंस एक साथ इकट्ठे कर दिए, और वो इसलिए ताकि यहाँ भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए, उनको लगे कि गुरुजी ने बोला आगे सोचने का, उधर सोचने का नहीं। अब छोटे छोटे सेंटेंस में कितने भी रखूं, हर बार सोचना ही पड़ेगा तुम्हें, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट या सेकंड। जल्दी जल्दी वापस से देखो, एमटीएस 2022, सेम कॉन्सेप्ट, आई के बाद सी, कुछ नया नहीं है इनके पास, वही कॉपी पेस्ट है, सब्जेक्ट बदल देते हैं, वो बदल देते हैं, पैटर्न वही सेम रखते हैं। डरते हैं इंग्लिश में एक छोटा सा आर्टिकल यूज करना भी भारी पड़ जाता है, छोटा सा सेंटेंस भारी पड़ जाता है। कल ही मतलब मेरी किसी से बात हो रही थी, और कोई मेरे से टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहा था फोन पे, ठीक है, और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसका एक सेंटेंस था, बीइंग इंग्लिश टीचर आई जस्ट वांट टू आस्क यू। तो मैंने सबसे पहले पूछा कि मैम आप इंग्लिश के टीचर हैं, मतलब मैडम थी कि यस, ओके। तो मैम इंग्लिश टीचर नहीं होता, इंग्लिश टीचर नहीं होता। अब मैं ये भूल गया कि मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं पंगा कैसे ले रहा हूँ, वो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, और वो होगा, मतलब हुआ भी, ठीक है। उसको पूरा, सर व्हाट डू यू मीन, मैम एक्चुअली मैं, यू आर टीचर ऑफ इंग्लिश, नॉट इंग्लिश टीचर,
आई एम हिंदी टीचर, आई एम हिंदी टीचर, बट आई एम नॉट इंग्लिश टीचर. आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, बट आई एम नॉट टीचर ऑफ हिंदी. यू आर टीचर ऑफ इंग्लिश, बट यू आर नॉट इंग्लिश टीचर. इंग्लिश टीचर का मतलब है अंग्रेज अध्यापक. कभी भी साइंस टीचर नहीं होता. हम इन शॉर्ट फ्लो में बोलते हैं, सब गलत होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश टीचर का मतलब जानते हो आप? अंग्रेज अध्यापक. इंग्लिश बोतल जैसे कि अंग्रेजी वाइन, तो अंग्रेजी की वाइन या वो वाइन ही अंग्रेजी है? इंग्लिश क्लास, इंग्लिश की क्लास या क्लास ऑफ इंग्लिश? क्लास ऑफ इंग्लिश. आप रिलेशन बता रहे हैं, इसका इससे क्या रिलेशन है? तो आप उस सब्जेक्ट के टीचर है, रिलेशन बता रहे हैं, ऑफ लगेगा इंग्लिश टीचर. तो जो खुद इंग्लिश टीचर है उनको ये बोलना नहीं आता कि मैं इंग्लिश टीचर हूं या टीचर ऑफ इंग्लिश हूं. ओ सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, न्यू थिंग टू नो. यस मैम. तो ऐसा कई बार हो जाता है. फिलहाल ये आपको बात समझ में आ गई. तो 2022 एक और, इसके बाद एक और क्वेश्चन 2022 में एमटीएस ने पूछा, और यहां इसने फिर सब्जेक्ट के बाद कोई फोर्थ फॉर्म दी, फिर से एरर. इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस एमटीएस ने तो हद ही कर दी. यहाँ एनी हु के बाद में स्पोकन दिया, फिर से थर्ड, और ये फिर से क्या हो गया? एरर हो गया. तो आप क्या सीखे? ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको कराऊंगा कल, मुझे ध्यान दिला देना. इज दैट क्लियर? ये अभी नहीं. फिलहाल मैं एक बार इधर चलता हूं और आप मुझे इतना बताओ कि आपको ये बात समझ में आ गई कि मैं आपको बता क्या रहा हूं, कि वर्ब आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. बोलो यस और नो. बोलो कौन कौन से पार्ट्स? टाइम एंड वर्ब. अब आप मुझे बताओ कि क्या बताया मैंने, टाइम कितने फॉर्म में और वर्ब कितनी फॉर्म में? इस टाइम की जो दो फॉर्म है, ये दो फॉर्म समझो. एक तो होगी आपकी फर्स्ट, जिसे हम T1 कहेंगे, और एक हो गई सेकंड, जिसे हम क्या कहेंगे? इनको भारत सरकार नाम से पुकारती है. बड़ा प्रॉब्लम है. बोले तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, और इसको हम कहते हैं, बोलो क्या? पास्ट. लेकिन अगर मैं T1 के साथ, किसके साथ? T1 के साथ अगर मैं मॉडल लगाना स्टार्ट कर दूं T1 के साथ, तो एक नया वर्ड आपके सामने आ जाएगा. बोले तो क्या? फ्यूचर. तो तीन नाम आपके सामने हो गए. इसको मैं इधर लिखता हूं और आप बोलना. सब्जेक्ट के बाद या तो आपको मॉडल दिखेगा, या फर्स्ट दिखेगा, या सेकंड दिखेगा. तो बोलो, अगर आपको सब्जेक्ट के बाद मॉडल दिखता है, तो क्या आप ये समझ जाएंगे कि वो इस खाते में जाएगा? बोलो कौन से खाते में? सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो आप किसके खाते में लेके जाओगे? बोलो बोलो. और सब्जेक्ट के बाद सेकंड दिखती है तो वो किसके खाते में जाएगी? बोलो. मान लो मैंने आपको 4 सेंटेंस फ्यूचर के सिखा दिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे प्रेजेंट में जाना है, तो आप क्या कहोगे कि सर प्रेजेंट और फ्यूचर में एक चीज कॉमन है T1, और एक अलग है क्या? अगर आप इसको खत्म कर दोगे तो वो फ्यूचर नहीं रहेगा, किस में आ जाएगा? अगर प्रेजेंट से कहां जाना है तो वो T1 तो रहेगा, लेकिन उस T1 से पहले मॉडल लग जाएगा, और मॉडल में भी ये दो मॉडल. बोलो कौन कौन से? अरे वाह, विल और शैल. मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना, प्रेजेंट से, बोले तो क्या फर्क है? मॉडल. मॉडल में भी क्या? और कोई कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. विल सेल जहां जोड़ दिया वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, वो सारे फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना आपके कुछ करे. और अगर उसी विल सेल को वहां से चिमटी से बाहर निकाल दिया तो वो सीधे किस में आ जाएंगे? प्रेजेंट में. इज दैट क्लियर और नॉट? और उसी फर्स्ट फॉर्म को वहीं के वहीं सेकंड कर दिया तो आप किस में चल जाएंगे? पास में चलेंगे. मतलब कल को मैं आपसे 3 टेंसेस के बारे में डिफरेंस पूछूं तो आप बोलोगे सर मिस्टर 12. क्या बोलोगे? मतलब मॉडल. मेरी शकल ओंगी पोंगी लग रही है क्या आज आप? मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सर अजीब ही शकल है आपकी, मतलब आपकी शकल देख के अजीब सी फीलिंग आ रही है, मन नहीं कर रहा. मतलब कुछ ऐसा चमकता सा चेहरा हो, कुछ ऐसा है क्या आपका? मतलब है? नहीं, अगर हो तो ऐसे कहीं मतलब और बात करें, धर्मेंद्र सर से कुछ लेके आओ ऐसे कहीं, मतलब ब्रिटेन फ्रिटेन से जाके. समझो मेरी बात, बोला करो. एम से मॉडल, फर्स्ट से प्रेजेंट, और सेकंड से पास्ट. अब आपने इतना जान लिया तो फटाफट, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है, वर्ब के बारे में भी देखो. इसकी 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4 और V5. इनके भी नाम होते हैं. तो V1 का जो नाम है ना, इसको हम कहेंगे आज से इस नाम से. ध्यान रहे, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं आपको. सेकंड फॉर्म का नाम भी इंडेफिनिट है, और आप चाहो, आपको लगे कि सर इंडेफिनिट बोलेगा नहीं, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं, जीव अटक जाती है मेरी, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? बोलो सिंपल. बट हम
हमेशा सिंपल नहीं बोल सकते, हमेशा इंडेफिनिट नहीं बोल सकते, इनके मतलब फर्क है, वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल V1 V2 के नाम इंडेफिनिट या सिंपल है। V3 का नाम बोले तो बेचारी का क्या है, परफेक्ट। V4 का नाम बोलो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ओके। और V5 का नाम है इन्फिनिटिव। क्या नाम है, इन्फिनिटिव। कितने नाम हो गए बताओ, इधर इधर बोलो T1, बोलो T1 का नाम, अरे वाह, वेरी गुड। T2 का नाम, वेरी गुड। V1 का नाम, ओके। V2 का नाम, ओके। V3 का नाम, अरे भाई, V3 का नाम बोलो, परफेक्ट। V4 का नाम कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। ये काम कैसे करेगा, आपको एक सेंटेंस दिखेगा, उस सेंटेंस में डेफिनेटली कोई ना कोई आपको क्या दिखेगा, उस सब्जेक्ट के बाद क्या दिखेगी, हो सकता है एक दिखे, हो सकता है दो दिखे, हो सकता है तीन दिखे, लेकिन जो वर्ब सबसे पहले होगी वो मेरी किसके खाते में होगी, बाकी को सबको न्यूट्रल छोड़ दूंगा, यानी वर्ब ही रखूंगा। एक वर्ब आपको टाइम के खाते में रखें। मान लीजिए ये वर्ब आपकी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो पहली वर्ब जो टाइम के खाते में गई T2 हो गया, बाकी अपने आप में वर्ब है। इसका मतलब T2 का नाम उधर मैंने अभी आपको बताया, याद रखने के लिए बोला, बोलो क्या, पास्ट। V3 का नाम उधर बताया, बोलो क्या, परफेक्ट। और V4 का नाम हो गया, बोलो, मतलब ये प्रोसेस हो गया कौन से टेंस का, मतलब इसको छोड़ो ना, आपको एक सेंटेंस देता हूं। मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मैंने बोला सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में वर्ब देखो कौन कौन सी है। आपने कहा एक वर्ब है डिड, हाँ जी करो, और एक वर्ब है बोलो क्या, तो डिड कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, पहली वर्ब किसके खाते में, और बची हुई T2 का नाम उधर क्या लिखवाया मैंने, बोलो बोलो, पास्ट। और V1 का नाम, तो ये जो प्रोसेस है कौन से टेंस की हो गई, पास्ट टेंस, डायरेक्ट टेंस का नाम आ गया। फिर से देखो, वापस से बोलो, मैंने बोला सोहन, ठीक है, डस नॉट गो देयर। क्या मुझे बता सकते हो इसमें कौन कौन सी वर्ब है, डज कौन सी फॉर्म है और गो कौन सी फॉर्म है, बोलो यस। अच्छा, ये किसके खाते में, ये किसके खाते में, T1 का नाम क्या बताया, और V1 का नाम, इस सेंटेंस का टेंस कौन सा हो गया, डायरेक्ट आ गया ना। इधर देखो यहां से, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, T1 को क्या बोला, T2 को, V1 को, V2 को, V3 को, V4 को। कल को अगर आपको ये फॉर्म दिखाई देती है एज एम आर, बोलो बोलो बी, और हैज एफ, तो इनको कौन सी फॉर्म मार्क करो, अगर आपको दिखता है क्या, कौन सी फॉर्म, और बीन दिखता है तो मार्क करो। हेड दिख रहा है कौन सी फॉर्म है, तो यहाँ टू लिखू। बीन दिख रहा है कौन सी फॉर्म है, था। यहाँ आईएनजी दिख रही है कौन सी होती है, फोर। पहली वर्ब किसके खाते में, टाइम के, बोलो T2, बोलो क्या हो गया, ये किसके खाते में, अभी क्या नाम बताया था, लिख रहा है ना इधर, बोलो क्या, परफेक्ट। और ये किसके खाते में, ठीक है, फोर, बोले तो ये कौन सा टेंस हो गया, क्या निकल के आया, पास्ट परफेक्ट, डायरेक्ट निकल के आया ना, कोई टेबल नहीं, कोई फॉर्मूले नहीं, कोई मतलब जो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह रखने वाला सिस्टम नहीं, फटाफट करके बताओ। इधर देखो हैज कौन सी फॉर्म, फर्स्ट है, उधर टिप लो, इतना तो याद ही रख लेंगे अपन, फर्स्ट है, कोडिंग कर दो, फर्स्ट है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, किसके खाते में, बोलो, एक टी के खाते में, सब बी के खाते में, तो बोलो नामकरण करो इनका बेचारों का। T1 से क्या बना, ओके, V3 से क्या बना, V4 से क्या बना, टेंस कौन सा बना, और बताओ इधर बोलो आर कौन सी फॉर्म है, अभी तो इधर ही लिख रहा है, ये आईएनजी कौन सी है, टाइम हो गया मैम, है, हाँ हाँ हाँ, छोड़ देते हैं।